बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैटी लिवर के हवाले से मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं और मैंने इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे कई दफ़ा बात की है। फैटी लिवर क्या है और इसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है और इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। पिछले दिनों मैंने इसकी जो एक दवाई आई है रेस्मेटेरॉम, इसके हवाले से बात की थी। और फैटी लिवर के हवाले से ही बहुत सारे सवाल मुझसे बार बार किए जाते हैं। या तो वो मेरे बहन भाई जो मुझसे सवाल करते हैं उन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने फैटी लिवर पे बनाई है। लिहाजा आज फिर मैं एक सवाल जो कि मुझसे अमूमन पूछा जाता है मैं उसका मुख्तसरन जवाब देना चाहूँगा। और इस मौजू पर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे YouTube चैनल में जब आप जाएं या उसको सब्सक्राइब करें और उसके प्ले लिस्ट में जाएं तो इसमें इंग्लिश ज़ुबान में भी है, इंग्लिश हेल्थ एजुकेशन, उर्दू ज़ुबान में भी है, उर्दू हेल्थ एजुकेशन, और पश्तो ज़ुबान में भी है, पश्तो और हेल्थ एजुकेशन। इसकी प्रॉपर अपनी थंबनेलिंग है और आप अकॉर्डिंगली वहाँ फैटी लिवर के वीडियोस आप देख सकते हैं। जो मुझसे बार बार सवाल किया गया है और बार बार पूछा गया है, मैं उसका आज जवाब देना चाहूँगा। और वो सवाल कुछ इस तरह बनता है कि अगर फैटी लिवर का इलाज ना किया जाए और इसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इससे मिलते जुलते सवालात बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि आज के वीलॉग से उन तमाम सवालों को जवाब मिल जाएगा। तो फैटी लिवर हम जानते हैं ये वो बीमारी है कि जिसमें जिगर में एबनॉर्मली या बहुत हाई मिकदार में चर्बी जमा हो जाती है और इस वजह से फिर जिगर में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो अगर खुराक या बाकायदा वर्जिश के ज़रिए अगर इसका खात्मा ना किया जाए और फैटी लिवर का इलाज ना हो सके तो होता क्या है कि ये जिगर को ऐसे ही नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरह के हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, जिसको काले यरकान बोलते हैं, वो नुकसान पहुंचाता है। तो वो भी उसी तरीके से जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरह के हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पहुंचाता है। वो क्या नुकसान है? पहले मरहले में जिगर में क्रॉनिक हेपेटाइटिस का स्टेज आ जाता है, यानी दायमी सोजिश जिगर। इसके बाद जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, और जब फाइब्रोसिस एक खास लेवल तक चली जाती है फिर हम उसको सिरोसिस बोलते हैं, या उर्दू में से बोलते हैं कि जिगर सिकुड़ जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप एक खजूर ले लें, ताज़ा खजूर ले लें, तो अगर टाइम के साथ वो खजूर पड़ी रहे तो वो खुश्क हो जाती है, वो जब छुआरा बन जाती है तो पूरी तरह वो सिकुड़ जाती है। तो ये जो सुकड़ी हुई खजूर है जिसको छुआरा बोलते हैं, सख्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही क्रोनिक हेपेटाइटिस के मरीज पहले फाइब्रोसिस और उसके बाद सिरोसिस उनकी हो जाती है। और जब जिगर की सिरोसिस हो जाती है या लिवर सिरोसिस बन जाती है, जिगर सिकुड़ जाता है, तो जिगर के अफ़आल और उसकी साख खराब हो जाती है और इसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो उन पेचीदगियों को याद रखने के लिए मैं सर से जाके नीचे जाऊंगा। तो सर में मदहोशी, बेहोशी या ज़हनी गनूदगी के दौरे आते हैं जिसको बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो खून की उल्टियां आ सकती हैं जिसको बोलते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग, क्योंकि सिरोसिस की वजह से खुराक की नाली में और मैदे में जो रगें होती हैं वो फूल जाती हैं, उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो खुदा न ख्वास्ता फट सकती हैं और खून की उल्टियाँ आती हैं, काले पखाने आते हैं और फिर मरीज की मौत वाक़या हो सकती है अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए। इसके बाद मजीद नीचे जाएं पेट में, तो पेट में पानी जमा हो सकता है जिसको असाइटिस बोलते हैं। और फिर अगर जिसके मरीज के पेट में पानी जमा हो जाए तो फिर उसको
لائف لانگ وہ پیشاب آور گولیاں یا ڈائیورٹکس لینی پڑتی ہیں۔ ایک اور پیچیدگی بھی ہے کہ یہ اسائٹی سے جو پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے گردے بھی کبھی کبھار فیل ہو جاتے ہیں، جس کو ہیپیٹورینل سنڈروم بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون پتلا ہو جاتا ہے اور بدن سے خون جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشنز ہو جاتی ہیں، بدن کمزور ہو جاتا ہے، بدن میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے انفیکشنز آ جاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے خطرناک پیچیدگی ہے جو کہ لیور سیروسس میں ہوتی ہے، وہ ہے جگر کا کینسر یا لیور کینسر یا جگر کا سرطان۔ یہ ایسی پیچیدگی ہے کہ جس کا اگر بر وقت اس کی تشخیص نہ کی جائے اور تشخیص کے بعد اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو فیٹی لیور پہلے ہمارا خیال تھا، آج سے 10-15 سال پہلے، کہ فیٹی لیور کوئی خاص نقصان نہیں کرتا، بس جگر میں چربی ہے۔ لیکن اس کے بعد ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ فیٹی لیور اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی خطرناک ہے، کیونکہ اس میں بھی سیروسس بنتی ہے اور سیروسس کی تمام پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ WHO نے 2030 تک دنیا بھر سے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے خاتمے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ کبھی اندیشہ ہے کہ جب ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریض کم ہو جائیں گے تو دنیا بھر میں لیور سیروسس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوگی وہ فیٹی لیور ہوگی، اور جن مریضوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی ان کی سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور ہوگی۔ تو میرا خیال میں کہ آج کے اس ویلاگ میں نے جو مجھ سے بہت سارے سوال ہوئے تھے کہ اگر فیٹی لیور کا علاج نہ کیا جائے تو کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہے، کون کون سی بیماری آ سکتی ہے، اس کا میں نے جواب دیا۔ مقصد ڈرانے کا نہیں تھا، مقصد یہ ہے کہ فیٹی لیور وہ بیماری ہے کہ جس کے علاج کے لیے کسی قسم کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہیلدی لائف سٹائل لیں، آپ میٹھے سے پرہیز کریں، آپ چربی سے پرہیز کریں، آپ چاول سے پرہیز کریں، آپ واک کریں، ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں، تو آپ کا فیٹی لیور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور ان تمام پیچیدگیوں سے بچاؤ آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔